हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों इस सेशन में अपन बात करने जाएंगे नर्स इक्वेशन पे। ये एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चाहे कंपटीशन उठा लें चाहे आप बोर्ड्स उठा लें, इस इक्वेशन पे से क्वेश्चन बनता ही बनता है। डेफिनेटली इस इक्वेशन पे से क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आएगा, लिख लो, नोट कर लेना। इस बार भी आपके बोर्ड में और कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चन आएगा, इस बार गारंटी है। इस इक्वेशन पे से सीधी इक्वेशन है, क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं कराना। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखते चलें, सुनते चलें। और मैंने पहले ही बोल दिया आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, जिसने नहीं शुरू करी है। सारी चीज़ें मेरे नोट्स में मिलेंगी आपको विद एक्सप्लेनेशन। आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना एक बार। क्लियर है? नर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये इक्वेशन तो लिख दी मैंने, अब ज़रूरत क्यों पड़ी इस इक्वेशन की? बच्चों नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन है जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइट में या फिर जो भी हम मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन है उसके, उस कंसंट्रेशन को इस ई नॉट के साथ रिलेशनशिप दिखाता है ये नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन जो है बच्चों सॉल्यूशन की आयंस की कंसंट्रेशन का इफेक्ट दिखाता है किस पे? ईएमएफ ऑफ अ सेल पे। या फिर अगर वो ही गैसियस इलेक्ट्रोड हुआ, जैसे मैं आपको दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, एक सॉल्यूशन वाले एक गैसियस। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैसियस इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी एक गैसियस इलेक्ट्रोड है, आगे सिखाऊंगा इसी टॉपिक में। क्लियर है? वही मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई चीज सॉल्यूशन है तो उसमें कंसंट्रेशन देखते हैं, अगर बाई चांस इलेक्ट्रोड गैसियस वाला है तो उसमें अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस देखते हैं। तो वही मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो उस इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन में जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रोड गैसियस है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट दिखाती है किसके ऊपर? ईएमएफ ऑफ अ सेल के ऊपर। क्लियर है? या फिर जरूरी नहीं है कंसंट्रेशन, ये बेटा नेचर ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन रख रहे हो भाई, आयन भी तो देखेंगे अपन, आयन भी तो देखेंगे, आयन कैसा है, +2 +3 कैसे नेचर का है। तो ये चीज नेचर ऑफ आयन पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम जो आगे बढ़ते हैं, एक और इलेक्ट्रोड का भी नेचर मैं शो करूंगा इसमें नर्स्ट इक्वेशन में, जो मेंशन करते हैं कि कैसा इफेक्ट रहता है इलेक्ट्रोड के नेचर पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को दिखा दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका ईएमएफ, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड होता है तो नॉट लगा देते हैं बच्चों, ई के ऊपर नॉट मेंशन कर देते हैं। क्या? ई के ऊपर बच्चों नॉट मेंशन कर देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, पर यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ऑर्डिनरी कंडीशन। तो वही लिखा है मैंने, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर सेल है तो ईएमएफ बोलते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन लगा रहे हो तो उसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। दोनों केस में अप्लाई होती है, एक कंप्लीट सेल में भी लग सकती है ये वाली इक्वेशन, और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए भी लग सकती है इक्वेशन। तो ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एनी मतलब ऑर्डिनरी हो गया, कोई सी भी हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद आती है स्टैंडर्ड की, तो ईएमएफ ऑर्डिनरी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर सेल है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, पूरी इक्वेशन याद करनी है आपको, 2.303 RT/NF। अब ये क्या क्या चीज़ है मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगी, फिर भी मैं बताता हूँ। R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, N को अभी नहीं बता रहा, F को मैं बता दे रहा हूँ, 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज। क्लियर है? 96500 कूलम, ये मैं सिखा चुका हूँ फैराडे लॉ जब मैंने पढ़ाए थे इस टॉपिक में। क्लियर है? तो E क्या है? ऑर्डिनरी कंडीशन का अगर सेल है तो ईएमएफ है, और इलेक्ट्रोड है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है? ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर सेल है तो ईएमएफ है, अगर एक इलेक्ट्रोड है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को अगर इस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे तो क्या ऑर्डिनरी ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड माइनस ये पूरी इक्वेशन 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ लॉग बेस 10। ये क्या है? प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है आपको जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है केसी निकालने पे, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे किसकी रिएक्टेंट की, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो ये ऊपर और नीचे रखना बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह ही है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है और नीचे रिएक्टेंट की आती है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जहां पे भी लग जाए बच्चों,
जहां पे भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आना शुरू हो जाए तो मान लेना वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कंसंट्रेशन ज्यादातर आपको मोलैरिटी में दी रखी होती है। किसमें बेटा? मोलैरिटी, और मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर। तो जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, पहली बात वो कंसंट्रेशन को मेंशन करता है, दूसरी बात मोलैरिटी रहती है, और मोलैरिटी होती क्या? मोल्स पर लीटर। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये रही, ऑर्डिनरी ईएमएफ बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अगर बाई चांस सॉल्यूशन वाला इलेक्ट्रोड नहीं हुआ, गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो वहां पे बच्चों अपन पार्शियल प्रेशर देखते हैं कि प्रोडक्ट की गैस में जो पार्शियल प्रेशर जो भी XYZ अपॉन रिएक्टेंट की साइड में जो भी पार्शियल प्रेशर है। तो कंसंट्रेशन की जगह गैसियस इलेक्ट्रोड में बस अपन पार्शियल प्रेशर देखते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत। अब इसमें से मैं कांस्टेंट निकाल रहा हूं, तो इसमें से कांस्टेंट 2.303, इसमें से R, इसमें से T, इसमें से F, N कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें जो चीजें हैं वो फर्दर मेंशन कर दी है। T को मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर, हाँ देख लेना काय में है, केल्विन में। R क्या है? गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी मैंने चिपका दी, 8.314 इंटू कितने जूल पर मोल पर केल्विन में। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराडे चार्ज, 96500 कूलम। N यहाँ पे क्या है देख, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और ट्रांसफर्ड। लॉस और गेन तो करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड्स, और ट्रांसफर देखते हैं हम सेल के केस में। क्लियर है? क्योंकि सेल में कंप्लीट होगा, एक इलेक्ट्रोड से उठ के दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा। बट अगर केवल एक इलेक्ट्रोड लेगो तो एक इलेक्ट्रोड के बेसिस पे तो हम यही बात करते हैं कि उसने लूज करे होंगे इलेक्ट्रॉन या गेन करे होंगे। क्लियर है? पर कंप्लीट सेल में एक ने लूज करे होंगे, एक ने गेन करे होंगे, तो कितने लूज हुए और कितने गेन हुए, एक तरीके से वो ट्रांसफर्ड बोल दिए कि इसने इतने लूज करी और ये जाके इतने गेन हो गए। तो जितने लूज और जितने गेन वो ट्रांसफर ही तो हो गए एक तरीके से। तो सेल के केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड देखते हैं, और इलेक्ट्रोड के केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन देखते हैं। ये एन क्या है? आप सीधे सीधे याद रखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? अब इसी को मैं फर्दर आगे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये नॉर्मल कंडीशन में मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी। चले आगे देखो। अब स्टैंडर्ड कंडीशन आपको मैंने मेंशन कर दी। जनरली बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन में ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें क्या, कंसंट्रेशन 1 मोलर मान के चलते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन मान के चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 atm मान के चलते हैं। जब बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन अपन लेके चलते हैं तो वो पीछे फॉर्मूला क्या था, मैं पीछे वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीछे वाला फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? ये आपका पीछे वाला फॉर्मूला आ गया। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में दिखाना है तो मैं कांस्टेंट को लेके सॉल्व कर दे रहा हूं बच्चों। कांस्टेंट ये रहा 2.303 R, T और F, ये कांस्टेंट मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेके बता रहा हूं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज मैं जब पुट करता हूँ, R की पीछे से और T की पीछे 298, F की 96500, तो बेटा ये सारा कांस्टेंट सॉल्व हो गया था 0.0591। रट लो इस वैल्यू को। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा 0.0591, बचा कौन n। तो अब इस फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया है, E बराबर स्टैंडर्ड EMF माइनस 0.0591, क्योंकि 2.33 R, T और F को मैंने सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दी। ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंडीशन में ही निकलते हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं देगा वो, क्योंकि इसकी वैल्यू को कांस्टेंट मान के इतनी, सारे क्वेश्चन इस वैल्यू से सॉल्व होंगे, ध्यान रखना। 0.0591 लगा के याद कर लेना। 0.0591 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सेल, गेन और लॉस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोड, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में मैंने इस कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व करी है, सेम ही चीज है, सेम ही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है। तो E क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशन का EMF, E नॉट क्या स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.059 कांस्टेंट की वैल्यू अपॉन n लॉग बेस 10 P अपॉन R। P मतलब प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं मैं। क्लियर है? हाँ, एक बात मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि इक्विलिब्रियम में बोला गया था कि प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स का कंसंट्रेशन 1 मानते हैं हम लोग। जिसको नहीं पता वो नोट करके लिख लें बच्चों, प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स का हम कंसंट्रेशन कितनी मानते हैं 1, चाहे कितना भी दे रखो हमें कोई फर्क नहीं है। प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स की हम कंसंट्रेशन कितनी मानते हैं बच्चों, 1 मानते हैं। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन या लाइन है, एक स्पेसिफाइड नोट है, आप लोग यहाँ पे भी उसे नोट बना लें। क्लियर है? तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। कोई सेल है मेरे पास, जैसे कि ये मैंने जो सेल दिखाई है वो मान ली एक तरीके से कॉपर सेल है। कॉपर पे मैंने दिखाया था, आपको दिखा देता हूँ फिर भी यहाँ पे मैं मेंशन करके विद एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देख लो तुम लोग। ये आपका कौन आ गया, इलेक्ट्रोड आ गया बच्चे, कौन आ गया, इलेक्ट्रोड। अब मैं इसका सॉल्यूशन का कलर बदल देता हूँ।
इसमें भर दिया आपने क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिमाग लगाना जरा। ये किसकी रॉड, कॉपर की रॉड। ये किसका सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। मैंने रिएक्शन दिखा चुका हूं डैनियल सेल के अंदर, Cu+2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cu सॉलिड। क्लियर है, पक्का। देख जरा, ऐसी रिएक्शन कुछ यहाँ पे लिखी है, बस फर्क है यहाँ पे मैंने कॉपर मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कोई भी आयन ले लिया, M के ऊपर N प्लस एक्वस सॉल्यूशन बिल्कुल वही है, यहाँ पे ले एक्वस। क्लियर है, प्लस N इलेक्ट्रॉन ऐड कराए मैंने और मेटल सॉलिड। यहाँ पे मेरे को पता है कितना चार्ज है, +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए मैंने, सॉलिड। बिल्कुल सेम इक्वेशन। इलेक्ट्रोड है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो बात की बात है, आपको जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब हम E और E0 लिखेंगे तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा लिख रहे हो आप, रिडक्शन के लिए लिख रहे हो कि ऑक्सीडेशन के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे कपल मेंशन करने से ही समझ में आ जाता है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख के चल रहे हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर केस में रिडक्शन पोटेंशियल ही बताया है, चाहे वो एनोड पे हो रहा हो चाहे वो कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को दर्जा दे दिया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग कुछ होता ही नहीं है। तो ये देख, E स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn से M, E0 स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn से N, माइनस, या तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओ 0.0591 अपॉन N डायरेक्ट, नहीं तो अगर आपको इच्छा हो रही लिखने की तो मैं लिख दे रहा हूँ 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस इक्वेशन के लिए बात करते हैं, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट देखते हैं, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट अपॉन, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट कौन हो गया, ये रिएक्टेंट कौन हो गया, ये। क्लियर है, कंसंट्रेशन पुट कर, ये क्या है, सॉलिड, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 हो गई, क्यों, कैसा है, प्योर सॉलिड, और ये कौन बता चुका है, इक्विलिब्रियम। तो वापस कॉपी कर, EMF ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10, ऊपर क्या होगा 1 और नीचे क्या होगा MN प्लस की जो भी कंसंट्रेशन दे रखी हो वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दी है। क्लियर है, फर्दर इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात चल रही है। अब इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो EMN प्लस ऑब्लिक M बराबर E0 MN प्लस ऑब्लिक M, ये रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन होगा, माइनस जब कांस्टेंट निकाल लिया तो 0.0591, डायरेक्ट रट लो इस वैल्यू को, 0.0591 अपॉन N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हुआ, गेन्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है, क्योंकि ये क्या रिडक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड लॉग बेस 10 1 अपॉन MN की कंसंट्रेशन। मेरे ख्याल से ये चीज एक नर्स्ट इक्वेशन बन गई फॉर दिस रिएक्शन। मैं रफ कर दे रहा हूँ, दिख जाएगा साफ साफ, फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लिख रही है इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। क्लियर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वैसे हैं तो डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दे रहा हूँ, ये क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉग बेस 10 1 अपॉन MN प्लस की कंसंट्रेशन। खत्म बात, इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी वाली नर्स्ट इक्वेशन, पक्का। अब और देखते हैं एग्जाम्पल अगर है, नहीं तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। चलो नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ आप लोगों के लिए, एक स्पेशल एग्जाम्पल बढ़िया सा बेहतरीन सा, देखना। मेरे ख्याल से आ गया होगा वैसे, जहाँ तक उम्मीद है मुझे, ठीक है। एक और इक्वेशन लिखता हूँ आपके लिए मैं। अगर बाई चांस कहीं पे ऑक्सीडेशन दे रखा हो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में भी आप लगा सकते हैं, अगर बाई चांस दे रखा हो। बट जनरली बेटा ये EMF की बात करते हैं तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेके ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। क्लियर है, अब बाई चांस कोई रिएक्शन हो रही है, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, ये रहा, अब रिएक्शन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्लियर है, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, क्लियर है। इसका प्रेशर बता देगा वो 1 atm,
अगर कोई नॉन मेटल है तो 1 मेंशन कर देना उसके नीचे। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है। बट ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आता नहीं है इसमें। अगर ये इस रिएक्शन की भी बात कर रहा होगा ना तो वो इसे घुमा के देगा। इसका जो ईएमएफ निकल के आएगा वो असल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाते नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आए तो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम कॉपी, बस तुम्हें याद रखना चाहिए ऊपर क्या आता है प्रोडक्ट, नीचे क्या आता है रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन उसने खोए होंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, अब इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मत बोल देना, इसका इस वाली वैल्यू को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मत मेंशन कर देना, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन में ज्यादातर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेगा तो आंसर निकाल के उसका साइन ऑपोजिट कर दियो, उसका साइन ऑपोजिट कर देना बच्चों, या फिर इस रिएक्शन को ही ऑपोजिट कर दियो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लियो, तो वहां पे बदल जाएगा ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तब भी आंसर आ जाएगा तेरा डायरेक्ट। क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मतलब रिडक्शन टाइप की रिएक्शंस ही चलती हैं, सारी की सारी रिडक्शन टाइप। अगर कोई ऑक्सीडेशन कर भी रहा होता है तो उसका भी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछता है, तो जहां वर्ड आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे आपको ध्यान रखना है वो डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल निकलवा रहा है। क्लियर है? चाहे भले ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसकी रिएक्शन घुमा के लिख दो ना यार, साइन ही तो अपोजिट करना, आंसर आएगा बस, और कोई फर्क नहीं आएगा। चल रहा हूं मैं आगे, नोट देखेगा तो वही लिखा है मैंने दोनों नोट। एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज 1। ये किसकी बात है? इक्विलिब्रियम ने बोला है। एक्टिव मासेज कुछ नहीं, कंसंट्रेशन को ही कह रहे हैं। एक्टिव मासेज कंसंट्रेशन को ही कह रहे हैं, और कंसंट्रेशन क्या मोलैरिटी वाली बात कर रहा हूँ। ये एक्टिव मास या कंसंट्रेशन, इन दोनों का मतलब ही वन मोलैरिटी होता है। क्या होता है? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन ही तो है यार। तो एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स कितने होती है? 1 होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। दूसरा, नर्स्ट इक्वेशन अभी मैंने डेफिनेशन बताई, शोज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। क्या ये इक्वेशन ये मेंशन करती है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और अगर कोई गैसेस इलेक्ट्रोड है तो उसका पार्शियल प्रेशर उसके ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कैसे इफेक्ट डालता है। उसी के साथ साथ टेम्परेचर और नेचर ऑफ आयंस भी इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में देखा था आपने टेम्परेचर भी आ रहा था 2.303 RT। वो हम लोग तो स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं अभी तक, जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आता है T स्टैंडर्ड आता है, बट अगर T वैल्यू वेरी कर जाते हैं तो भी डेफिनेटली ईएमएफ पे फर्क पड़ता है। और नेचर ऑफ आयन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन किस पे डिपेंड करेंगे? मेरे पे नहीं, आयन के नेचर पे डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्या नेचर ऑफ आयन ही तो डिसाइड करेगा कितने जाएंगे और कितने आएंगे। खत्म बात। तो तीनों का कंसंट्रेशन तो करेगी, साथ साथ टेम्परेचर और नेचर ऑफ आयन भी करेंगे। क्लियर है? अब मैं इस नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से यहाँ तक नर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर होगी। कुछ नहीं करना, ऑर्डिनरी ईएमएफ या इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना ध्यान रखना, चाहे वो रिएक्शन आधी दे रखी हो चाहे पूरी। राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं। अगर राइट हैंड साइड में सॉलिड वगैरह या प्योर लिक्विड आ रहा हो या लेफ्ट हैंड साइड में, तो उनको कंसंट्रेशन 1 लिख लेना, लिखना ही मत, 1 मेंशन करना अगर करो भी तो। खत्म बात, इतना ध्यान रखना है। एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन क्या? कुछ नहीं, ईएमएफ ढूंढने में हेल्प करता है। किसकी? अगर कोई मेटल आयन और मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में, जैसे अभी कॉपर का दिखाया मैंने, क्या वो अंदर सॉल्यूशन में क्या था? मेटल आयन था, और रॉड क्या की थी? मेटल इलेक्ट्रोड की थी। तो इन दोनों के बीच का जो ईएमएफ है वो कौन, वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो नर्स्ट इक्वेशन मेंशन करती है। जैसे कॉपर का लिखा था वही सेम है, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन फॉर्म m सॉलिड। तो क्या लिखोगे? Mn प्लस ऑब्लिक m रिडक्शन कपल लिख दिया, बराबर E0 रिडक्शन कपल माइनस 0.0591 अभी सिखा चुका हूं अपॉन n, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉग बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट कौन है? m सॉलिड, और रिएक्टेंट कौन है? Mn एक्वस। तो मेरे ख्याल से सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है तो 1 लिख दिया। क्लियर है? और इसका तो होता नहीं है 1, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है नहीं, एक्वस सॉल्यूशन है, तो Mn की कंसंट्रेशन आ जाएगी। खत्म बात, सीधा सीधा नर्स्ट इक्वेशन है। इनकी वैल्यूज दे दूं मैं, इसकी और इसकी, और ये तो पता लग ही जाएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास। तो ये पोटेंशियल किसका नापने में हेल्प कर रहा है? मेटल आयन और मेटल इलेक्ट्रोड जब एक पूरा इलेक्ट्रोड बन जाता है तो उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो नापने में हेल्प करता है। अब ये मत कहना कि कैसे निकाला, कुछ नहीं, ऐसा चीज असल में ये एब्सोल्यूट वैल्यू फिर भी नहीं है, तो हमने मान लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम निकाल, वो रिलेटिव वैल्यू तो निकाल चुके हम SHE की मदद से, फिर बाद में कंसंट्रेशन बदल बदल के उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। पहले 1 मोलर पे चेक कर लिया SHE के साथ, फिर अब मैंने कंसंट्रेशन मान लो बाई चांस 2 मोलर कर दी या 3 मोलर कर दी, तब क्या वेरिएशन आएगा, तो वो हेल्प करता है नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? स्टैंडर्ड तो नाप लिया हमने किसके साथ? SHE के साथ,
बट अब जब बाई चांस मैंने सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन वेरी कर दी तो दिमाग लगा ले जरा एक बार, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मेंशन करके, ये शायद आप भूल भी गए होंगे कुछ कुछ, जो नहीं भूला वो उनके लिए अच्छी बात है। ध्यान से देखो जरा, मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया था, मान लो ना यार, क्लियर है, इकाई का है, कॉपर का है, और इसमें इकाई का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसको बता रखा था 1 मोलर। कितना बता रखा था बच्चों? 1 मोलर। जब इसे हाइड्रोजन के साथ कपल किया तो इसका खुद का पोटेंशियल आ रहा था 0.34 वोल्ट। तो ये कब आ रहा था? जब अपन ने सॉल्यूशन की ऐसी कंसंट्रेशन 1 मोलर। अब वही मैं पूछ रहा हूँ, बाई चांस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमने बदल के 2 मोलर कर दी, या 3 मोलर कर दी, या 4 मोलर कर दी, या 5 मोलर XYZ कुछ भी कर दी, तब इस पोटेंशियल पे क्या फर्क जाएगा वो किसकी मदद से पता लगाते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन इस काम के लिए है, ये नहीं कि 1 मोलर था तब क्या निकाल, वो तो SHG की मदद से निकाला गया होगा। अब उस पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट जा रहा है, मैं कंसंट्रेशन बदल रहा हूँ, तो कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा। और मेरे ख्याल से 0.34 वोल्ट मैंने इसका स्टैंडर्ड बता दिया। क्या बता दिया? इसका स्टैंडर्ड EMF बता दिया, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। वो 0.34 की वैल्यू यहाँ पे आके चिपकेगी। क्लियर है? तो उस वैल्यू में ही तो वेरिएशन देखना है आपको, तो ये वैल्यू यहाँ पे चिपक के आएगी, और कंसंट्रेशन बदलोगे तो उसकी मदद से आप इसमें से चेक कर लेना कितना वैरी किया। जरूरी नहीं है घटेगा ही, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा इसकी कंसंट्रेशन पे। किस पे? इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने में, वो बात की बात है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। फॉर मेटल आयन टू मेटल इलेक्ट्रोड, तो असल में ये नर्स्ट इक्वेशन क्या हेल्प करती है? स्टैंडर्ड तो निकाल लिया हमने SHG के साथ, 1 मोलर पता थी, अब स्टैंडर्ड नहीं है, कोई और कंसंट्रेशन ले लिया हमने, तब कैसे पता लगाएंगे हम EMF? स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, और जो आप वेरी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कोई भी EMF। फॉर्मूला ये रहा 0.0591/n log base 10 1/ml। अब ये तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए। असल में जो फॉर्मूला था E बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, खत्म बात। ये इक्वेशन होती है। तो वही इस काय के लिए, इसी के लिए जब हम कंसंट्रेशन बदलेंगे तो EMF स्टैंडर्ड वाले पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, तो वही तो ये वैल्यू निकल के आएगी, वो ये रही स्टैंडर्ड जो आप 1 मोलर कंडीशन में निकाल चुके हैं। अब जो कंसंट्रेशन रख रहे हैं उसका वेरिएशन कितना है, तो फाइनल EMF पूछ रहा है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड की हम बात करते हैं तो, या कंप्लीट सेल है तो हम EMF की बात करते हैं वहाँ पे। थैंक यू। चले आगे, देखो जरा ध्यान से। अब ये तो हो गया आयन और मेटल इलेक्ट्रोड की बात। अब बाई चांस कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखाया था मैंने गैसियस इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन। और हाँ देखो, हर जगह मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूँ तो दिमाग में फिट कर लेना, रिडक्शन ही निकालूंगा। क्लियर है? और रिएक्शन भी मैं सारी रिडक्शन की ही लिखूंगा। इसकी लिखूंगा रिडक्शन की। ध्यान से देखना बच्चों। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी तो देखो जरा, ये थोड़ा मिक्स हो गया है, मैं इसको सही करके लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, पहले रिएक्शन मेन है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये रहा, दिख गया। रिडक्शन रिएक्शन दिख गई इसकी। 2H+ आयन एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन गैस बनाई, प्रेशर 1 atm पे। तो अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है? रेडॉक्स कपल तो दिख ही गया होगा आप लोगों को, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन EH+ एक्वस ऑब्लिक हाफ H2 गैस, ये रेडॉक्स कपल आ गया, ठीक है, बराबर E0 वही H+ ऑब्लिक हाफ H2 गैस। क्लियर है? हाँ या ना? फर्दर क्या लिखेंगे? माइनस 0.0591 अपॉन n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है? तब मैं वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मेंशन कर रहा हूँ। इसको मैं E लिख लूँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, पर आप लोग पेपर में पूरा लिख के आना। इसको मैं E0 लिख ले रहा हूँ अब डायरेक्ट, आप लोग पर पूरा लिख के आना। ये जो नीचे लिखी हुई है वो वैल्यू बार बार आपको कॉपी करनी। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कर दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव वालों को बार बार मेंशन नहीं, उन्हें पता होता है इसीलिए। सब्जेक्टिव वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को ये चीज़ें बार बार रिपीट में मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो काट देगा आंसर। माइनस, क्लियर है, 0.0591 अपॉन n, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको कितना है, 2 लिख दियो। क्लियर है? पक्का? n कितना है रिएक्शन में? 2 है। लॉग बेस 10, प्रोडक्ट क्या है? 1 atm वाला, तो गैस है तो भाई पार्शियल प्रेशर लिखोगे, मेंशन है 1 atm।
और रिएक्टेंट क्या है, एच आयन कंसंट्रेशन, और वो भी 2 लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आपने इक्विलिब्रियम इतना तो पढ़ा ही होगा। तो जो भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? स्टोइकियोमेट्री तो दिख रही है, स्टोइकियोमेट्री तो दिख रही है, ये रही स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो पावर में चली जाती है, और ये एच आयन की कंसंट्रेशन वहाँ चिपकाना। अब ये मत करना अंदर 2H आयन लिख के फिर पावर चढ़ाओ तो 4H आयन का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। तो एच आयन कंसंट्रेशन गई, अब ये 2 जो है वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? पावर, कितनी उसके ऊपर पावर चली गई। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको पता होगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन 0 था, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो। क्लियर है? माइनस बताया यार, ये तो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था SHE में, चाहे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड देख लो चाहे रिडक्शन, तो वो 0 ही रहता, तो मैंने 0 चिपका दिया। माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्या? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर ये तो 0 माइनस 0 नेगेटिव वैल्यू आ गई, अब मेरे को इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना है, तो मैं इस कंसंट्रेशन को घुमा देता हूँ। तो ध्यान रखना, जब भी अगर आपको पहले नेगेटिव लग रहा हो और आपको इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना हो, तो ये लॉग में जो लिखी होती है लॉग बेस 10 करके, ये वैल्यू ऊपर चली जाती है, ये वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। इसको रिवर्स करोगे तो ये साइन अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखने वाली। ठीक है, इसको अपोजिट करोगे ये साइन प्लस का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लॉग में जो पीछे लगी वैल्यू उसको कन्वर्ट करोगे तो ये साइन प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? क्योंकि ये तो 0 है, तो पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो नेगेटिव 0.0591/2 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस आयन की स्क्वायर। मुझे नेगेटिव नहीं रखनी, मेरे को पॉजिटिव बनानी है, तो मैंने घुमा दिया। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है लोगों। तो इसको मैं पूरा फर्दर सॉल्व करता हूँ। अब लॉग के फॉर्मूले आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई पावर होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, log a की पावर b को अगर हम ओपन करते लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? b log a लिखते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला होता है log का। log a की पावर b को लिखा जाता है तो b log a, तो log h की पावर 2 को क्या लिखा जाएगा? 2 log h प्लस आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। क्लियर है? तो फाइनल जो e बच रहा है क्या? H प्लस से H2 का, ये मैंने हाफ करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप लोग 2H प्लस ऑब्लिक H2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.0591 लॉग बेस 10 H आयन की कंसंट्रेशन। तो ये मेरे ख्याल से इसके लिए फाइनल नर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई, चेक कर लेना आराम से। तो ये हर जगह कॉपी होना है यहाँ पे, जहाँ जहाँ ई लिखा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। E बराबर E0 माइनस ये अपॉन H आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये देख लिया प्रोडक्ट क्या H2, वो भी गैस है तो 180 में चिपका दिया। H आयन कंसंट्रेशन कितना है? 2 है, तो उसको पावर में चला जाता है स्टोइकियोमेट्री, खत्म बात। तो E बराबर 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन H प्लस आयन का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना तो उसको रिवर्स कर देना, तो ये घूम गया, तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 H आयन प्लस का स्क्वायर। क्लियर है? अब उस स्क्वायर को मैं बाहर लूंगा तो E बराबर 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग बेस 10 H आयन, तो 2 बाहर ले लिया, क्योंकि log a की पावर b को सॉल्व करोगे तो वो b log a लिखा जाता है। तो log ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, तो b को बाहर ले आऊं तो b log a लिखूंगा तो 2 log बेस 10 H आयन, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, मेरे ख्याल से बच गया e क्या 0.0591 log बेस 10 H प्लस आयन। अब देख जरा, वैसे तो हाइड्रोजन का 0 है, पर ये स्टैंडर्ड थोड़ी है, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन बदल दिया आपने। अगर ये कंसंट्रेशन वही 1 मोलर 298 केल्विन और 180 m प्रेशर होता तो EMF 0 होता, क्योंकि स्टैंडर्ड होगी ना वो कंडीशन, जो हमें पता है 0 है, बट ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन बदल दी, तो हमें इसके लिए वैल्यू निकालनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो जब भी निकाली जाएगी, ये रहा H आयन की कंसंट्रेशन रख दे, डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब इस कंडीशन में अगर स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है सॉल्यूशन में HCl का, कुछ और कंसंट्रेशन है HCl का, तो ये मेरी इक्वेशन डायरेक्ट आंसर निकालो, EMF डायरेक्ट EMF निकलेगा उस हाइड्रोजन सेल का। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। ये थोड़ा मिक्स है, मैंने पूरा ओपन करके लिख दिया आपके लिए। चलो क्या मैं आगे। इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोड है क्लोरीन का। किसका है बच्चों? क्लोरीन का। कुछ नहीं,
नेक्स्ट इक्वेशन लगाई है सीधी सीधी मैंने। दूसरा है क्लोरीन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन दिख गई। Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो रिडक्शन कराना ही पड़ेगा तुम्हें। Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2Cl नेगेटिव एक्वस, क्लियर है। तो निकालो भाई, E लिखे, E हाफ Cl2 ऑब्लिक Cl नेगेटिव बराबर E नॉट हाफ Cl2 ऑब्लिक Cl नेगेटिव, क्लियर है। रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे, रेडॉक्स कपल लिखोगे तो Cl2 से Cl नेगेटिव ही तो कन्वर्ट हो रहा है, वही लिखिए। माइनस रिएक्शन में 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने 2, तो अपॉन 2 लॉग बेस 10 क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मेरे ख्याल से आ जाएगा, एक्वस है चला जाएगा, तो ये क्या पावर में जाएगा, तो Cl आयन की पावर 2, रिएक्टेंट क्या ये रहा, और मेरे ख्याल से इसका प्रेशर दे रखा है ATM, गैस है तो ATM लिखूंगा, तो 1 ATM कॉपी कर दिया मैंने, क्लियर है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर में, तो ये आ गया सेम, ये आ गया सेम, माइनस अब इस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है log a की पावर b, तो ये क्या लिखूंगा b log a, तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा पूरा 2 log बेस 10c। इसको मैं फर्दर लिख के भी दिखा देता हूँ इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को मैं फर्दर लिख के भी दिखा देता हूँ दूसरी, तो E नॉट से लिख रहा हूँ मैं, कॉपी कर रहा हूँ, E नॉट हाफ Cl2 ऑब्लिक Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग बेस 10 Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन 1, क्लियर है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, मेरे ख्याल से ये चीज़ आ गई कॉपी हो गई, ये इधर ये इधर, अब इसको सॉल्व कर दिया मैंने वहाँ पे, तो 2 लॉग a एक तरीके से Cl नेगेटिव आए, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या इधर कुछ नहीं, माइनस 0.591 लॉग बेस 10 Cl नेगेटिव, तो 1 हो गया ना नीचे, तो भाई अब ये आ गया आपका क्लोरीन के केस में। अब क्लोरीन का स्टैंडर्ड मैं वैल्यू नहीं बता रहा, क्वेश्चन पे आएगी तब बात करेंगे, क्लियर है। हाँ या ना, तो Cl आयन की कंसंट्रेशन बदलोगे आप तो इसके स्टैंडर्ड की वैल्यू अब रहेगी नहीं, मतलब अगर ये 0 होता तो ये दोनों बराबर होए कि नहीं होगा, मतलब ये EMF आप काय पे कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड में, तो इसीलिए तो बराबर आ रहा है, और ये 0 है। अब बाई चांस स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आगे बदल के, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टैंडर्ड में से घटा देना, ये आ गया आंसर आपके पास, क्लियर है, ऑर्डिनरी कंडीशन का। तो नेक्स्ट इक्वेशन हेल्प ही यही काम कर रही है, क्या किसी अननोन या ऑर्डिनरी कंडीशन में EMF निकालने, नॉट ऑर्डिनरी, अगर हम कंसंट्रेशन बदलते हैं किसी सॉल्यूशन की या किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट की, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके EMF पे, और वो भी कौन से EMF पे, स्टैंडर्ड EMF पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो ऑर्डिनरी EMF बन जाएगा। अब क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये रिएक्शन, बहुत ईजी सी थी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब बात करें एक अच्छा इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसको बच्चों एक सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फर्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड में पढ़ा चुका हूँ तो मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये सेकंड रेफरेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर फर्स्ट रेफरेंस के साथ तुम्हें कपल करके, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों जिनका EMF हमें पहले से पता होता है, जिसकी मदद से हम किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तो जो था वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था, अब जो दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हम करते हैं सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब कैलोमल इलेक्ट्रोड, मरकरी का होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ध्यान से देखें, Hg2Cl2 रिएक्शन करा रहा हूं मैं, असल में ये छोड़, पहले ये देख, एक ट्यूब होती है ग्लास की, उसमें प्लैटिनम वायर डिप रहती है, क्लियर है, इसके ऊपर पहले हम सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लैटिनम वायर होती है, और लास्ट में कैलोमल भरा होता है, ये Hg2Cl2 और लिक्विड मरकरी, Hg2Cl2 और लिक्विड मरकरी। इसको मैं बड़ा करके दिखा दूँ थोड़ा तुम लोगों को, कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम, कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम है बच्चों, ध्यान से देख लो, ये तो पूरा प्लैटिनम वायर आ गया इसका यहाँ तक, यहाँ पे एक प्लेट सी हो जाती है, यहाँ पे एक प्लेट डेवलप हो जाएगी, क्लियर है, ये प्लेट लगी होती है बिल्कुल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह, क्लियर है, ये प्लैटिनम वायर है, यहाँ पे आके एंड हो गई। इस सॉल्यूशन में ऊपर KCl भरा होता है, और नीचे की तरफ यहाँ पे इकट्ठा ज़्यादा है, यहाँ पे देख डिज़ाइन अलग है, यहाँ की डिज़ाइन अलग है, तो यहाँ पे KCl सॉल्यूशन भरा जाता है, और नीचे जो भरा जाता है, पहले तो ऊपर Hg2Cl2 होता है, और नीचे की तरफ इस तरफ यहाँ पे जो इकट्ठी होती है चीज़ें, यहाँ पे तो जो इकट्ठा हो चुका है वो है लिक्विड मरकरी, ऊपर की तरफ होती है यहाँ पे आसपास इसके कैलोमल, Hg2Cl2 को ही हम कैलोमल बोलते हैं, और इसके नीचे जो भरी हुई होती है वो लिक्विड मरकरी भरी हुई होती है, क्लियर है। ये तो इसका अपैरेटस है, KCl सॉल्यूशन, नीचे इसमें डिप है क्या, प्लैटिनम वायर, Hg2Cl2 और लिक्विड मरकरी, ये प्लैटिनम वायर को बाहर कनेक्ट कर देते हैं। तो देख ले जरा क्या हो रही होगी रिएक्शन, रिएक्शन दिखाता हूँ मैं। तो इस कंडीशन पे इस इलेक्ट्रोड पर उस टाइम पे नीचे की तरफ प्लैटिनम के पास क्या क्या रिएक्शन हो रही है, ये हो रही होगी,
कैलोमल ब्रेक होकर Hg2+2 बनाता है और 2Cl नेगेटिव बनाता है। ये फर्दर Hg2+2 खुद रिड्यूस होता है Hg में, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। तो ये रिएक्शन चल रही है वहाँ पे। Hg2Cl2 कन्वर्ट्स इनटू Hg2+2 2Cl नेगेटिव, और नीचे Hg2+2 + 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2Hg लिक्विड। तो ये लिक्विड मरकरी यही है जो फर्दर नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ये लिक्विड मरकरी वही है। ये Hg2Cl2 2Hg+2 बना 2Cl नेगेटिव। अब ये रिड्यूस हुआ और मरकरी लिक्विड बन गया। ये नीचे जो इकट्ठा हुआ है वो मरकरी लिक्विड है। क्लियर है? अब इसको कंबाइन करके रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो Hg2 से Hg2 कैंसिल, ऐड कर दे तो Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। क्लियर है? ये आ गई आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, जैसे हम लोग कॉपर के केस में लिखते हैं। ये आ गई आपकी कैलोमल इलेक्ट्रोड के केस में कि Hg2Cl2 डायरेक्ट मैं लिख के ये भी दिखा सकता था, बट आपको मैंने पूरा लिख के दिया है कि होता क्या है उस कंडीशन में। Hg2Cl2 पहले इसमें टूटता है, फिर फाइनली वो मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो असल में मैंने दोनों कंबाइन करके लिख दिया। Hg2Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Hg तो इसका मरकरी लिक्विड बन गया, और जो Cl नेगेटिव थे वो सॉल्यूशन में चले गए, और ये Cl नेगेटिव ही तो काम करेंगे आगे जाके। सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1, तो Cl नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ही हम बात करते हैं। तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl का इसीलिए भरा है कि Cl आयन अगर कम भी हो जाता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो बैलेंस हो जाए। क्लियर है? तो इसके लिए रिएक्शन E लिख दिया पहले मैंने। क्या लिखेंगे? Hg2, असल में जो रिएक्शन हुई होगी इलेक्ट्रॉन वाली, कैसे? Hg2Cl2 मेंशन तो करोगे नहीं, डायरेक्ट ये करना Hg2+2 से Hg बन गया, तो Hg2+2 से 2Hg बना दिया मैंने। क्लियर है? इधर E0 Hg2+2 से 2Hg बन गया, माइनस 0.0591/2 log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या ये रहा, रिएक्टेंट क्या ये रहा, तो प्रोडक्ट में इसका तो एक्टिव मास 1 हो गया, पर इसका नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? Cl नेगेटिव का पावर 2, Cl नेगेटिव की पावर 2 रिएक्टेंट की तरफ आया, तो मेरे ख्याल से सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास भी 1 हो गया, तो चिपका दिया मैंने। क्लियर है? इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो 2 log Cl नेगेटिव आयन बाहर लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व किया मैंने, 2 log बाहर ले लिया मैंने, क्यों? log a की पावर b तो b log a हो जाता है, तो log Cl नेगेटिव की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 log 10 Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। E वापस आया, सेम नीचे रेडॉक्स का पल लिखा, माइनस 0.0591, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो log base 10 Cl नेगेटिव आयन। तो ये बच गई नस्ट इक्वेशन फॉर कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो मतलब अगर मैं इसमें KCl की या KCl की कंसंट्रेशन बदलता हूँ, या फिर Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बदलता हूँ, तो इसके EMF में भी चेंज दिखेगा, इसके EMF में भी चेंज दिखेगा। क्लियर है? चलूँ क्या मैं आगे? बिल्कुल क्लियर है। तो इसी Cl नेगेटिव आयन के रिस्पेक्ट में बात चलती है। इसमें एक पॉइंट लिखा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl नेगेटिव आयन। तो ये Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ही बताती है कि ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बन जाएगा कि एनोड की तरह बन जाएगा, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। क्योंकि Hg सॉलिड है, लिक्विड है, Hg2Cl2 सॉलिड है, इन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। डिपेंड किस पे करेगा? KCl पे। किस पे करेगा? या फिर Cl आयन कंसंट्रेशन बोलो, नॉट KCl। तो KCl के हिसाब से ही हम बात करते हैं कि ये रिवर्सिबल की तरह काम कर सकता है। आप इसे कैथोड भी बना सकते हो Cl की मदद से, और इसे आप एनोड की तरह भी क्रिएट कर सकते हो। वो उसके डिपेंड करेगा E0 पे, और E0 किस पे डिपेंड कर रहा है? क्लोरीन क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पे। तो इसीलिए लिख दिया कैलोमल इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl नेगेटिव आयन। इसको बदलोगे तो EMF में चेंजेस आएंगे, और इतना ज़्यादा बदल दिया कि EMF नेगेटिव हो गया तो अलग दिक्कत, EMF पॉजिटिव है तो अलग बात है। तो वही चीज़ है, तो Cl नेगेटिव ही डिसाइड करवाएगा कि कैसा होगा इसका EMF, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों काम कर सकता है। तो रिवर्सिबल कंडीशन लिख दिए Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के साथ। अब एक और बात है रिवर्सिबल की बात, वो क्या करेगा? इसको जीरो कर देता है, E सेल को, इसको E सेल को वो जीरो कर देगा। क्या कर देगा? बिल्कुल जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन ला देता है। वही कह रहा है। एक और बात, ये Cl नेगेटिव आयन कंडीशन इस तरीके से हो गई कि ये EMF जीरो हो गया। मतलब क्या हो गया इसका जीरो होने का? कि जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू, तभी तो ये जीरो होगा। तो कौन सी कंडीशन कहते हैं हम उसे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये मतलब वो भी है, ये इसको कैथोड एनोड भी बना सकता है। और दूसरा, इसकी वैल्यू इतनी कर देंगे और उसके बराबर कर दिया अगर हमने, ये जो मैग्नीट्यूड आया वो इसके EMF के बराबर, स्टैंडर्ड के बराबर है, तो E सेल जीरो हो गया, तो वो भी एक रिवर्सिबल कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब Cl नेगेटिव आयन पे तो डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड करेगा? Cl नेगेटिव आयन पे। तो वही लिखा है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड Cl नेगेटिव आयन के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल कंडीशन शो करता है। चल रहा हूँ मैं आगे।
हाँ ध्यान रखना, स्टैंड एक कंडीशन बता दी तो मैंने रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल कंडीशन में जो ऑर्डिनरी ईएमएफ होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ई सेल या फिर ई इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल कंडीशन में जीरो, पर ई नॉट कभी जीरो नहीं होता, ई नॉट कभी जीरो नहीं होता। चले आगे, अगला देख। अब मैं एक और फोर्थ एप्लीकेशन चल रहे हैं, आयन से आयन, अगर बाई चांस एक आयन दूसरे आयन में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में कैसे नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो एक रिएक्शन ले ली, Fe+3 से एक इलेक्ट्रॉन लिया, Fe+2 आयन बना दिया। तो इलेक्ट्रोड पहला रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो Fe+3 से Fe+2 नॉर्मल स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड 1 log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। खत्म बात, सीधा चिपका। अगर एक आयन से दूसरे आयन में बनना है तो अब देख लेना कौन से आयन से आप कौन से आयन में बना रहे हो और प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, सीधी इक्वेशन चिपकानी है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलेगी अब एक कंप्लीट सेल बनाना। ये तो मैंने केवल एक एक इलेक्ट्रोड की बच्चों वाली बातें कर दी। अब एक कंप्लीट सेल में क्या झमेले पड़ते हैं वो देखना। क्लियर है? एक कंप्लीट सेल में क्या झमेले पड़ते हैं वो। अभी तक मैंने सारी चीजें देख एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए बताई है, केवल एक ही रिएक्शन ली, यहाँ पे भी रिडक्शन ली है, यहाँ पे भी रिडक्शन ली है, या फिर केवल एक ही इलेक्ट्रोड लिया है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ एक कंप्लीट सेल की बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों रिएक्शन चल रही होंगी, एक कैथोड वाली भी एक एनोड वाली भी, बट मुझे दोनों के क्या चाहिए होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि IUPAC ने क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही सब कुछ माना था। तो अब मेरे को एनोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और कैथोड का भी। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाऊंगा, फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ पे वो फॉर्मूला चेंज करके लगानी पड़ेगा आपको। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये ई कैथोड एनोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं दोनों के, मैंने क्या लिखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यही केस ऑर्डिनरी में लग रहा है तो यही केस आपको स्टैंडर्ड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में आपको दोनों चाहिए, नर्स्ट इक्वेशन में आपको दोनों वैल्यू चाहिए। क्योंकि आपको नर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल भी चाहिए, ई सेल भी चाहिए, तो पहले आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। पहले आपको निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, फिर उसको यूज करके ई सेल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए जरा रिएक्शन लिख दी, Zn सॉलिड कॉपर एक्वस, Zn एक्वस कॉपर सॉलिड। तो सबसे पहले मैंने चिपका दिया डायरेक्ट ई नॉट सेल निकाला है। अब ये नर्स्ट इक्वेशन नहीं है, ये मैंने ई नॉट सेल निकाला है। आपको पता है ई नॉट सेल क्या, कैथोड, ये कॉपर का ही बनेगा, आपको पता है ये क्या है, कैथोड, और ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। डैनियल सेल है यार, क्लियर है? तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटा दिया मैंने, कोई दिक्कत? तो ये ई नॉट सेल की इक्वेशन बन गई। तो मैं इस चीज को ई नॉट सेल से मेंशन करूंगा आगे जाके, क्या, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ये आपका बन के आएगा ई नॉट सेल, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मेरे को निकालना है नर्स्ट इक्वेशन से ई सेल। तो मैं ई सेल निकालने के लिए पहले दो इक्वेशन क्रिएट कर ले रहा हूँ, दोनों इलेक्ट्रोड पे अलग अलग नर्स्ट इक्वेशन बना दे रहा हूँ, फिर मैं दोनों को क्लब कर दूंगा दोनों रिएक्शन पे, क्योंकि कैथोड भी हो रहा है एनोड, और इलेक्ट्रोड की मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन निकालना सिखा चुका हूँ। तो मैं पहले कॉपर के लिए निकालूंगा अलग, जिंक के लिए निकालूंगा अलग, और दोनों को क्लब कर दूंगा मैं। ई सेल निकालते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना? तो ई सेल निकालने के लिए पहले मेरे को दोनों के इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल तो पता लग जाए। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, मतलब कैथोड की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कैथोड की बात चल रही है। डैनियल सेल है तो रिएक्शन लिख दी मैंने। इलेक्ट्रोड के लिए बात चलिए, तो रिडॉक्स कपल आ गया इलेक्ट्रोड का, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडॉक्स कपल आ गया माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है 1, रिएक्टेंट कितना है, कॉपर आयन कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। कैसी इक्वेशन आ गई? पहली इक्वेशन। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन किसके लिए? जिंक के लिए, मतलब कौन? एनोड। तो इसके लिए भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते यहाँ पे, आपको इसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो Zn+2 निकाल सकते हो, पर मैं इतना कॉम्प्लिकेट कर नहीं रहा, जो बेसिक है वो समझा रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड बन गया। क्लियर है? इसके लिए लिखो वापस से E Zn+2 से Zn, ई नॉट Zn+2 से Zn के लिए माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वापस 1 रिएक्टेंट ये रहा। क्लियर है? तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ये निकाला क्या आपने? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड तो ये रहा यहाँ पे। क्लियर है? अब मैं इस पूरी इक्वेशन को और इस पूरी इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा। मेरे ख्याल से यही होगा 1 इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, क्योंकि 1 इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है?
ई कैथोड को रिप्रेजेंट करी है, आई मीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को रिप्रेजेंट करी है। इक्वेशन 2 किसको रिप्रेजेंट करी है? एनोड को रिप्रेजेंट करी है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को। चेक कर लिया आराम से। इक्वेशन 1 क्या? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इक्वेशन सेकंड क्या? रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड। तो मेरे ख्याल से ई सेल निकालना है, तो 1 - 2, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगा। चलूँ आगे मैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा, तो मैं आगे जल्दी से आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। ये निकालना कुछ नहीं है, नर्स्ट इक्वेशन का खेल है। आगे आ रहे हैं, देखो भाई ई सेल तो वही किया मैंने। तो ये क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे मैंने केवल रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट थी। ये क्या थी? इक्वेशन सेकंड। अभी तो मैंने केवल ये लिख दिया, डायरेक्ट चिपकाऊंगा पूरी इक्वेशन। अब इसको मैंने लिखा पूरा। पहले इसमें से क्या आएगा? इसकी इक्वेशन फर्स्ट में से, इक्वेशन फर्स्ट में इसके साथ क्या क्या लिखा था मैंने, वो लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है, पर इसकी इक्वेशन फर्स्ट में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। इसकी जगह क्या पुट होगा यहाँ पे? ई नॉट। इसके लिए मैं मार्कर छोटा लेता हूँ, है ना, रुकना जरा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसके लिए कॉपर वाली के लिए लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। इसके लिए आप ये चिपकाओगे रिएक्शन, ई नॉट कॉपर वाला 0.0591/2 log base 10 1/Cu+2। अब जिंक के लिए क्या चिपकाओगे? जिंक के लिए क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, log 1/Zn+2 की कंसेंट्रेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। log 1/Zn। अब इस इक्वेशन माइनस ये कर दिया, तो पहले मैंने ये दोनों लिख लिया अलग, ये वाला और ये वाला लिख दिया ऐसे। देख ले, इसमें से इसे घटाएगा तो यही तो आएगा, ये वाला माइनस ये वाला, क्योंकि उस इक्वेशन में से इसको घटा रहे हो आप। तो इसको मैंने ई नॉट को साथ लिख लिया। फिर मैंने क्या लगाया बीच में? माइनस कॉमन, माइनस 0.0591/2 ब्रैकेट में अब कौन जाएगा? माइनस कॉमन ले चुका हूं मैं, क्लियर है। ब्रैकेट में कौन? ये माइनस ये डायरेक्ट चिपकाओ। माइनस कॉमन ले लिया यार मैंने। इस इक्वेशन माइनस को ये करोगे तो माइनस के अकॉर्डिंग सिंबल अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अकल लगाओगे तो। पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। क्या मैंने कॉमन ले लिया? माइनस। ये तो आ गया कि नहीं आ गया डायरेक्ट। अब मैंने इस इक्वेशन में से माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया, 0.0591/2 0.0591/2 कॉमन ले लिया, ये आ गया बाहर। ब्रैकेट के अंदर कौन जाएगा? log 1/ये माइनस log 1/ये। क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इसको मैं ई नॉट मेंशन कर चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में। इसको क्या पूरा ई नॉट सेल मेंशन कर दिया था। ये तो ई सेल हो गया, ये तो ई सेल लिख ही दिया मैंने। अब शॉर्ट में ई सेल लिख दिया। अब इसको ई नॉट सेल लिख दूंगा मैं। पर इसको अभी क्या किया मैंने? वापस से कॉपी करा मैंने 0.0591/2 log। अब इसको सॉल्व किया मैंने। ये असल में है क्या? इसको अब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीके से 1/, कॉपर को मैं मान रहा हूँ A, और दूसरी तरीके से log 1/, जिंक को मान रहा हूँ मैं B। तो log A माइनस log B को बच्चों क्या लिखते हैं? log A/B लिखते हैं। क्लियर है। log A/B। A की वैल्यू क्या है? 1/, कॉपर, तो कॉपर नीचे आ गया Cu+2। क्लियर है। 1/, कॉपर, और B क्या है? नीचे है 1/, जिंक, 1 तो जिंक ऊपर चला गया, Zn+2 अपॉन के 1। क्लियर है। तो ये चीज अब इसको पूरा सॉल्व करके लिखोगे तो मेरे ख्याल से log base 10 जिंक ऊपर कॉपर नीचे, क्योंकि log A माइनस log B फॉर्मूला है। सॉल्व करोगे तो ऊपर log A ये रहा, log B ये रहा, तो log A/B। तो ये तो ऐसे ही है, ये अपॉन में गया तो जिंक ऊपर घूम के चला गया। तो log base 10 जिंक +2 और कॉपर +2 वो इधर लिख दिया मैंने, चेक कर लेना आराम से। क्लियर है।
पक्का क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट आ गया, अभी बात की बात है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, क्लियर है? फिर पूरी जो ई सेल की इक्वेशन बन गई बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग बेस 10 Zn +2 ऊपर और कॉपर +2 नीचे। ये क्या है? अब रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ उसके लिए साथ में, जो वहाँ पे रिएक्शन आपने देखी थी, क्लियर है? जो वहाँ पे आपने रिएक्शन देखी थी वो लिख के दिखा रहा हूँ मैं। नीचे लिख दे रहा हूँ ऐसे थोड़ी, है ना? तो ये रिएक्शन थी वहां पे, बिल्कुल थी। तो असल में मैंने क्या नर्स इक्वेशन सिखाई है आपको? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से ये आएगा, ये तो 1 हो गया, देख ले जरा प्रोडक्ट। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n 2 आ गया इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लॉग बेस 10 2 क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, इस पे चलेगा, देख ले, क्लियर है? लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की साइड में देख केवल इसी का कंसंट्रेशन आएगा और रिएक्टेंट की साइड में देख केवल इसी का कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन को मैंने फर्दर ऐसे लिख दिया, कोई सी भी अगर कोई और सेल हो तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। वापस से वही इक्वेशन आ गई। तो आप चाहे कैसी भी रिएक्शन लिख लो। अब ये आप सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिखना है तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रोड आता, यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रोड आता, माइनस 0.0591/n आता, लॉग वहाँ पे भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट देखते हैं आप। अब वो अलग बात है प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहा था, रिएक्टेंट नहीं आ रहा था, या फिर किसी में रिएक्टेंट बना रहा था प्रोडक्ट नहीं है, तो वो रिएक्शन लिख के पता लग जाएगा आपको, वो रिएक्शन लिख के पता लग जाएगा। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन फर्दर फिर से मेंशन कर दिया मैंने। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm पे चल रहा है ये काम। तो ई सेल या ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड की बात चल गई। ये यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये कैथोड है, ये एनोड है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लियर होगा, उम्मीद रख रहा हूँ इतनी मैं। क्लियर है? पक्का क्लियर है? मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हो गए आपके एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। बच्चों ये मेन टॉपिक जो पढ़ाना था मेरे को, जो समझाना था वो मैंने सारा समझा दिया नर्स इक्वेशन में। अब अगला जो इसका सेशन में मैं टॉपिक लूँगा वो कंसंट्रेशन सेल होगा। नर्स इक्वेशन का ही टॉपिक, वो नर्स इक्वेशन का ही वो सेशन होगा, बट उसमें मैं पूरा डिटेल में लूँगा कंसंट्रेशन ऑफ सेल। और भी नई नई चीज़ें वहाँ पे भी अप्लाई मैं नर्स इक्वेशन ही करूँगा। क्लियर है? वो नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड, इसी का ही है, नर्स इक्वेशन का ही है, बट उसको मैं पूरा अलग सेशन में पूरा डिटेल में लूँगा, क्योंकि ये बड़ा सेशन हो जाएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा। क्लियर है? एप्लीकेशंस मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। नर्स इक्वेशन क्या होती है वो क्लियर होगा। सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड नया टर्म मिला वो भी क्लियर होगा आपको। एक बार ध्यान से सुन के इन नोट्स को कॉपी करोगे तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको ढंग से आ जाएंगी। क्लियर है? तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दी बच्चों। नर्स इक्वेशन जितनी भी समझानी थी, जितना भी होता है वो सब कुछ मैंने बता दिया। केवल एक इक्वेशन याद रखो, ये वाली यार, ई ऑर्डिनरी ई नॉट स्टैंडर्ड माइनस 0.0591/n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इतना ध्यान रखो, चाहे वो आप सेल पे लगाओ चाहे किसी इलेक्ट्रोड पे लगाओ, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्लियर है? पक्का? तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर पसंद आ रही हो तो इसके लिंक अपने फ्रेंड्स को जिनको ज़रूरत है उन्हें ज़रूर बता देना। क्लियर है? हाँ या ना? और इनके नोट्स मेरे जैसे सेशन आप सुनते जाते हैं तो बनाते चलना साथ साथ। क्लियर है? और NCERT पे ही पढ़ते हुए चलना। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।